सो गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू एसीसी डिफेंस एकेडमी। तो यहाँ पे आज हम आपके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। जो भी कैंडिडेट्स एसीसी 131 132 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे एसीसी 131 का एग्ज़ाम देने वाले हो, अपने ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हो, तो आपके लिए ये एसीसी डिफेंस एकेडमी जो भी फ्री वीडियोस आपके लिए ला रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। इनको बार बार रिवीजन आप इनकी करते रहिए। आज की वीडियो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हम कवर करेंगे जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने की। ठीक है, तो आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जो कि आज का पहला क्वेश्चन रहेगा। स्फैग्मोमैनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, स्फैग्मोमैनोमीटर एक डिवाइस होता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए। ठीक है, सो इसका आंसर क्या रहेगा? ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है ह्यूमन बीइंग का, इंसान का कितना नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है? 120-180 mm ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है। और इसके लिए डिवाइस कौन सा यूज़ किया जाता है? दैट इज़ स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको इन दोनों तरीकों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ विच इज़ ए कमर्शियली यूटिलाइज्ड एनर्जी रिसोर्स। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि कमर्शियल लेवल पे तैयार किया जाता है, मतलब ज़्यादा लेवल पे जिसकी प्रोडक्शन करी जाती है। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास एनर्जी सोर्सेज है ना, ये सारे ही कमर्शियल लेवल के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने आंसर क्या रखा हुआ है? नेचुरल गैस रखा है। अगर आपके पास वन ऑफ द ऑप्शन अगर नेचुरल गैस है, आप नेचुरल गैस को मार्क करोगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर एनर्जी है, जो तो सारे ये कमर्शियल लेवल के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, कमर्शियल लेवल के रिसोर्सेज फर्स्टली होते क्या हैं, आप कैसे इनको आइडेंटिफाई करोगे? देखो जो भी जिन पे ज़्यादा मनी वैल्यू लगती है, जिनको यूज़ करने के लिए, वो हमारे पास होते हैं कमर्शियल लेवल के रिसोर्सेज। ठीक है, या कमर्शियली यूटिलाइज्ड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, लेकिन वो रिसोर्सेज जो कि हमारे पास लगभग फ्री होते हैं, तो उन्हें हम नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। ऐसे हमारे पास अगर ऑप्शन रहता है, फायरवुड रहता है, एग्रीकल्चर वेस्ट रहता है, ड्राइड डंग रहता है जिसे हम गोबर भी कहते हैं, तो वो हमारे पास है नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बट उनमें से उन ऑप्शंस में अगर आपको नेचुरल गैस रहता है तो वहाँ पे आपको नेचुरल गैस को मार्क करना है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ कि हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम जिनको बार बार तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते, ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे सोलर एनर्जी हमारे पास आ गई, ऐसे हमारे पास हाइड्रो एनर्जी आ गई, बायोमास आ गया, जियोथर्मल एनर्जी जो कि अंडरग्राउंड अर्थ से प्रिपेयर करी जाती है, विंड एनर्जी जो हवा से प्रिपेयर करी जाती है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, जिनको बार बार जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, बट उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं एक टाइम पीरियड के बाद, जो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे हमारे पास कोल आ गया, ऑयल आ गया, नेचुरल गैस आ गई, न्यूक्लियर एनर्जी आ गई, ये एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट जॉइंट बोन्स एंड मसल्स टुगेदर। हमारी बॉडी में मसल्स और बोन्स को इकट्ठा कौन करके रखता है? देखो हमारे पास टेंडन, ये हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है, और आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, ये है टेंडन, ये हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये करता क्या है? ये एक कनेक्टर का काम करता है। ठीक है, और किसको कनेक्ट करता है? ये मसल्स और बोन्स को ये कनेक्ट करके रखता है। यहाँ पे देखो मसल्स हैं, यहाँ पे देखो बोन्स हैं, और टेंडन क्या कर रहा है? ये दोनों को कनेक्ट करके रख रहा है। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारी आर्म में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क। तो मिल्क में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो मिल्क में यह इमेज में भी आपको शो हो रहा है, दैट इज सेसीन। जो कि कैल्शियम फास्फेट का कम्प्लेक्स होता है। ये भी आपको याद रखना है, किसका कम्प्लेक्स होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो मिल्क में हमारे पास कैसीन प्रोटीन होता है, और ये कितने परसेंट तक होता है? अप्रॉक्सीमेटली 80% तक कैसीन प्रोटीन होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अमाउंट में बे प्रोटीन भी होता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि मिल्क में क्या क्या होता है। तो कैल्शियम भी होता है मिल्क में,
मिल्क में प्रोटीन भी होता है, मिल्क में विटामिन डी भी होती है, ठीक है। तो ये भी आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। तो सिंपली हमें पूछा कि कौन सा प्रोटीन जो कि मिल्क में प्रेजेंट रहता है, तो सेसिन प्रोटीन इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गॉइटर इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। गॉइटर जो एक डिजीज़ होती है, ठीक है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे कि ये डिजीज़ होती क्या है। देखो इसमें इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि बॉडी में स्वेलिंग होती है, कफ होती है, उसके बाद हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उसके बाद बॉडी वेट बढ़ने लगता है, जो कि बहुत कॉमन सिस्टम है, थायराइड या बॉडी वेट बढ़ने लगता है, ठीक है। गाइटर ये डिजीज़ होती है। अब गाइटर के होने का रीज़न क्या होता है, किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है, तो ये होती है आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण। अगर आप आयोडीन लेस अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हो तो उससे गाइटर हो सकता है, ठीक है। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए, गाइटर को ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे कौन से आयोडीन रिच फूड्स को लेना चाहिए या कौन से आयोडीन रिच प्रोडक्ट्स हम खा सकते हैं। तो भाई इसमें मिल्क आ गए, एग आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, ठीक है, पोटैटोज़ आ गए, ओट्स आ गए, सोयाबीन्स आ गए। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये आयोडीन रिच प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद होने चाहिए। और गॉइटर एक डिजीज़ है जो किसके कारण होती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के कारण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर आप डिटेल्ड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, बिकॉज यहाँ पे आपके पास अभी टाइम कम बचा हुआ है, यहाँ पे आपके पास ओनली 45 डेज़ का टाइम बचा है, 40 से 45 डेज़ का टाइम बचा है। और इसमें अगर आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ACC 131 पे जो भी आपको हैवी डिस्काउंट भी चल रहा है ओनली 999 में। और इसमें आपको क्या करवाया जाएगा, अगर आपको ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो इसमें देखो आपको कोर्स में एनरोल होना पड़ेगा और 100% सिलेक्शन आपको करवाई जाएगी। ये भी मैं आपको बता दूं, बिकॉज इसमें आपको टीचर्स पर्सनली गाइड करेंगे, आपको कंप्लीट रिवीजन मिलेगी ACC सिलेबस की, मतलब जितना भी सिलेबस है ना, आपको क्लासेस में आपको सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। जो कि रात को आपकी 9 से 11 बजे तक लाइव क्लासेस रहेंगी, ठीक है, जहाँ पे टीचर्स के साथ आपकी पर्सनल इंटरेक्शन रहेगी। आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे किस पे, व्हाट्सएप पे, और जिसमें इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी होंगे, जिसमें MCQs भी होंगे, हर एक चीज़ उसमें प्रोवाइडेड होगी। रात को 9 से 11 बजे तक लाइव क्लासेस रहेंगी। और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं ना, उनके लिए उन लाइव क्लासेस की वीडियोस भी मिल जाएंगी ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे, ठीक है। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट भी रहेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप ऑफिसर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, विद इन 45 डेज़ अगर आप अपने आप को एक चांस देना चाहते हैं, तो सिंपली आपको हमें क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 8120745966 पे, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया जाएगा और विद MCQs, विद मॉक टेस्ट एंड कंप्लीट स्ट्रैटेजी से चीज़ें करवाई जाएंगी, ठीक है। हम यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, विच ऑर्गन इज मोस्टली इफेक्टेड इन वेल्स डिजीज़। तो फर्स्टली वेल्स डिजीज़ में कौन सा ऑर्गन इन्फेक्ट होता है या इफेक्ट होता है। देखो वेल्स डिजीज़ होती क्या है, वेल्स डिजीज़ को लेप्टोस्पिरोसिस बी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ, क्या कहते हैं, LEPTOSPIROSIS, लेप्टोस्पिरोसिस बी कहते हैं किसको, वेल्स डिजीज़ को। अब ये वेल्स डिजीज़ होती क्या है, किसकी वजह से होती है, भाई ये होती है एनिमल्स यूरिन के डायरेक्ट कंटेक्ट में आने से ये वेल्स डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। जिन्होंने पेट एनिमल्स वगैरह रखे होते हैं तो उनके लिए ये ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बिकॉज ये एनिमल्स यूरिन के कंटेक्ट में आने से होती है। और मोस्टली ये वार्म वेदर में होती है। ऐसे अभी हमारे पास वार्म वेदर चल रहा है जून जुलाई मई के महीने में, तो उसमें ये ज़्यादातर डिजीज़ होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो सिम्टम्स लगभग हर डिजीज़ के बहुत कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। इसमें वॉमिटिंग होती है, उसके बाद फीवर होता है हाई, उसके बाद स्वोलन आर्म्स एंड लेग्स, सूजन होती है लेग्स में और आर्म्स में, इसके साथ ही चेस्ट पेन भी होती है, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हैं किसके, वेल्स डिजीज़ को, जिसको क्या कहा जाता है, लेप्टोस्पिरोसिस कहा जाता है, ठीक है। और ये इन्फेक्ट किसको करती है, आपको ये पूछा जा सकता है। तो ये इन्फेक्ट कर दिया किडनी को, तो ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे किडनीज़ की शेप भी बनी हुई है, ठीक है, स्केल्टर बनाया गया तो यहाँ पे इसकी शेप भी बनी, तो इमेज में भी आप देख सकते हैं, आपको याद रखने में आसानी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ए केमिकल विच इज़ यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पे क्या पूछा कि आर्टिफिशियली फ्रूट्स को पकाने के लिए
राइप करने के लिए कौन से केमिकल का यूज़ किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ किया जाता है फ्रूट्स को पकाने के लिए, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली करा क्या जाता है कि कैल्शियम कार्बाइड को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता, ये कैल्शियम कार्बाइड का डायरेक्टली इंजेक्शन इस पर अप्लाई नहीं किया जाता। इसमें किया गया जाता है कि कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के कंटेक्ट में लाया जाता है, तो उससे क्या बनता है? एसिटाइलाइन बनता है, ठीक है, एसिटाइलाइन बनता है। और वो क्या करता है, उसके इंजेक्शंस वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को दिए जाते हैं उनको राइप करने के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि एसिटाइलाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड सेल्स डज एड्स वायरस डिस्ट्रॉय? एड्स वायरस जो होता है, ठीक है, एड्स हमारे पास एक वायरस डिजीज़ है। अब एड्स का पूरा नाम आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और ये किसको डिस्ट्रॉय करता है? एड्स ये करता है वाइट ब्लड वाइट ब्लड सेल्स को ये किल करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और एड्स कौन से वायरस के कारण होता है? तो एड्स HIV वायरस के कारण होता है। और HIV का पूरा नेम आपको पूछा जा सकता है, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एड्स का पूरा नेम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और साथ ही में वाइट ब्लड सेल्स इसमें किल होते हैं, बिकॉज एड्स वायरस जो किल करता है किसको? वाइट ब्लड सेल्स को। और वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच रिप्रेजेंट्स एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? तो कौन सा टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। तो दैट इज़ का सही आंसर क्या रहेगा? जीरो केल्विन को क्या कहा जाता है? जीरो केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इस टेम्परेचर पे पार्टिकल्स क्या करते हैं? अपनी मूवमेंट को स्टॉप कर देते हैं, पार्टिकल्स की मूवमेंट खत्म हो जाती है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। जीरो केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो -273.15 को डिग्री सेल्सियस को भी जीरो केल्विन कहा जाता है, सॉरी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। और अगर फॉरेन हीट में पूछा जाए तो -460 डिग्री फॉरेन हीट को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। भाई इनको आप नोट कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर हमारे पास जीरो केल्विन है तो मोस्ट कॉमनली ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट फ्रिक्वेंसी? तो जब भी वाइट लाइट पास होती है, विजिबल लाइट जब भी पास होती है प्रिज्म में से, तो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे स्प्लिट हो रही है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी लाइट की सबसे कम फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 7 कलर कौन से होते हैं। वेवगायर होता है, BIVGYOR, V से वायलेट, I से इंडिगो, P से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज एंड R से रेड, ठीक है। और सबसे कम फ्रिक्वेंसी जो होती है वो रेड लाइट की होती है, ये लास्ट में होता है तो इसकी सबसे कम फ्रिक्वेंसी है। और वायलेट की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, ये आपको याद रखना है। और जिसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है उसकी ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ एन एग इज़ पुट इन ए सॉल्टी वाटर, अगर एग को सॉल्टी वाटर में डाला जाता है तो वो ब्रेक हो जाता है। अब इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है कि ये एग क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, बिकॉज वाटर क्या करता है? मेम्ब्रेन में फ्लो करना शुरू कर जाता है, जिसकी वजह से एग एक्सपैंड होने लगता है, श्रंक होने लगता है और वो टूट जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू किसकी वजह से होता है? ऑस्मोसिस की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच इज़ रिलेटेड टू एनारोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन? देखो एनारोबिक है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंट में जो डिकम्पोजिशन होती है उसे क्या कहा जाता है? भाई वो होती है फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है डिकम्पोजिशन का, ठीक है। और इसमें ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। डेड ऑर्गेनिज्म का ब्रेक डाउन होता है किसमें? फर्मेंटेशन में, ठीक है। और एनरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर डिकम्पोजिशन होती है, उसे क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बाय द प्रोसेस ऑफ? देखो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए
कि आयरन को एक्सट्रैक्ट कौन सी ओर में से किया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है ना, उसमें मैंने एक नहीं 4-5 बार बताया हुआ है कि आयरन को एक्सट्रैक्ट कौन से ओर में से किया, जैसे कॉपर को कॉपर पायराइट में से किया जाता है, उसी तरह आयरन को किस ओर में से किया जाता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दैट इज स्मेल्टिंग भी कहा जाता है और कैल्सिनेशन भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों आपके पास रहेंगे, कैल्सिनेशन भी रहेगा, ठीक है। बट अगर ऑप्शन में आपके पास एक ही कैल्सिनेशन एंड स्मेल्टिंग में से एक ही ऑप्शन में है, देन आपको उसी को मार्क करना है। अगर दोनों हैं तो दोनों को करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेसेस हैं जो कि आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। अब स्मेल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस में क्या करी जाती है, आयरन की एक्सट्रैक्शन करी जाती है, ठीक है। और हमारे पास कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड आयरन को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है और वहाँ से वोलेटाइल सब्सटेंसेस को उसमें से रिमूव करा जाता है, ठीक है। इनको आप एडिशनली नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लेफ्ट हैंड थंब रूल इज रिलेटेड टू, देखो लेफ्ट हैंड थंब रूल था क्या भाई, मैग्नेटिक लाइंस के रिलेटेड था। अब मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, हमारे पास मैग्नेट का जो इन्फ्लुएंस वाला एरिया होता है, यहाँ तक मैग्नेट की एक तरह से अट्रैक्शन पावर होती है, तो उस एरिया को मैग्नेटिक लाइंस से डिनोट करा जाता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक लाइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, इनको स्टडी करने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया था, दैट इज़ लेफ्ट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि हम यहाँ पे अगर क्या करें, तीनों अपने फिंगर्स को इस तरह से रखें, ठीक है, परपेंडिकुलरली अगर रखते हैं तो ये थंब जो होगा ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे सिर्फ फोर्स लिखा हुआ है, ये क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद ये वाली जो लाइन है, सॉरी ये वाली जो फिंगर है, अब इस फिंगर को क्या कहा जाता है, इस फिंगर को फोर फिंगर भी कहा जाता है, इस फिंगर को इंडेक्स फिंगर भी कहा जाता है। और ये क्या बताती है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है। और ये जो नीचे वाली फिंगर दैट इज़ मिडल फिंगर, हमारे हैंड में 5 फिंगर्स में से सबसे सेंटर वाली फिंगर होती है ये, और इसे सेंटर फिंगर कहा जाता है। और ये हमें क्या बताती है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताती है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताती है। और ये सारा कुछ किसके लिए करा गया, ये मैग्नेटिक लाइन्स को स्टडी करने के लिए ये करा गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फूड इन द ओनियन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ओनियन में फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है, दैट इज सेलुलोज की फॉर्म में स्टोर रहता है। देखो ओनियंस में जो फूड होता है ना, वो लीव्स पे स्टोर होता है, ठीक है, ना कि जैसे बाकी बहुत सारे प्लांट्स पे उसकी बार्क पे स्टोर होता है, बट वहाँ पे लीव्स पे स्टोर होता है, ठीक है। हमें वहाँ पे क्या करना होता है, अर्थ से उसको निकालना पड़ता है सो दैट यहाँ पे हम ओनियन को निकाल सकें। तो लीव्स में स्टोर रहता है, ये भी याद रखना है। दूसरा सेलुलोज जो होता है, ये हमारे पास कोई फूड नहीं होता, ये हमारे पास एक बिल्डिंग मटेरियल होता है, ठीक है। ओनियन के लिए एक बिल्डिंग मटेरियल होता है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि फूड जो ओनियन में स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप डिटेल्ड वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं विदिन 45 डेज़, अगर आप अच्छी रैंकिंग चाहते हैं, अंडर 500 रैंक में आना चाहते हैं और अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो एक चांस आपके पास है और आपके लिए यहाँ पे क्रैश कोर्स जो कि शुरू हो चुका है और लिमिटेड सीट्स इसकी पेंडिंग है, क्योंकि बहुत जल्दी ये हमारे पास इसकी एडमिशन्स भी हम इसकी क्लोज़ कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे ओनली लिमिटेड सीट्स ही पॉसिबल रहती हैं। और अगर आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो फुल PDF नोट्स आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। और आपकी रात को 9 से 11 बजे तक लाइव क्लासेज रहेंगी, जहाँ पे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए अलग से भी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे, ठीक है। और इसमें मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक चीज़ प्रोवाइडेड होगी। और अगर आप यहाँ पे सिंपली नोट्स आप ऑर्डर करना चाहते हैं ACC डिफेंस एकेडमी के, तो वो भी आप कर सकते हैं, बिकॉज नोट्स आपको आपके एड्रेस पे विदिन 3 या 4 डेज़ में मिल जाएंगे। और सिंपली इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, 8120745966 पे हमें मैसेज करना है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपको यूट्यूब पे मिल रही हैं हर एक सब्जेक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर ACC 131। और अगर आप डिटेल्ड में चीज़ों को करना चाहते हैं, विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें आप
व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।